अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ASNPO की डिस्कशन थोड़ा बहुत पहले हो चुकी हुई है, थोड़ी सी अब करते हैं। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया IS 16 में पढ़ा था हमने। कॉस्ट क्या? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जी हाँ हाँ जी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दो थे कि जो बेनिफिट हैं विल फ्लो टू दी एंटिटी और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ये दो क्राइटेरिया हों तो तब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ये रिकॉग्निशन किताबों में लिखना कब कब किस किस चीज़ को है, ये वो चीज़ होती है। ठीक है, और मेजरमेंट होता है वैल्यू किसके ऊपर लिखना। ठीक है जी। रिकॉग्निशन क्या होता है जी? किताबों में रिकॉग्नाइज कब कब कैसे कैसे करना है, कब आप कर सकते हैं। और मेजरमेंट क्या होती है? उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, ये हमारे IFRS में नहीं है। ये वाली चीज़ें याद ही करनी पड़नी है। क्या करनी पड़नी है? ये इसकी कोई थ्योरी आ जाएगी, कोई कुछ आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये वहां पर खोलकर देखा नहीं जा सकता। डन, उस चीज़ की हेल्प यहां पर नहीं हो सकती। बाकी स्टैंडर्ड जो हैं उनमें हेल्प है, वो आपको बताता भी रहा हूँ कहाँ कहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ना भी थोड़ा सिखाया। यहाँ पर जो सी चीज़ है वो है याद करनी है या समझनी है। पहले नंबर पे समझनी है, दूसरे नंबर पर याद करनी है। डन। अच्छा जी, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैंने यही वाली बात की है आपके साथ? किताबों में लिखना कब कब है, इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कब होना है और कैसे होना है, प्रोसेस है उसका। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? आपकी अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरमेंट हो और रीजनेबल एस्टीमेट कैन बी मेड। बेसिस ऑफ मेजरमेंट आपकी डिफाइन हुई हो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, और उसके अंदर भी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये होता है ना एक क्राइटेरिया। तो यहाँ पर भी वो तमाम चीज़ों के अंदर कॉस्ट तो उसकी रीजनेबल मेजर होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई एस्टीमेट लगा हुआ होना चाहिए। ठीक, ये एक बेस चीज़ है। क्या है? बेस चीज़ है। फॉर आइटम इन्वॉल्विंग ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि एसेट, ये कॉस्ट से रिलेटेड बात आ गई। अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कोई उसकी कोई ना कोई पॉलिसी हो, कोई कुछ ना कुछ हो जिसकी बेसिस के ऊपर आप मेजर कर सकें उस चीज़ को इंटरनली। एक ये चीज़, एक उसकी एस्टीमेट लग सके। जो एसेट्स होंगे प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू दी एंटिटी, या वो ऑब्टेन हो जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ें जिसमें बेनिफिट जाना है, लायबिलिटी है, उसमें भी प्रोबेबल हो कि आप ये वैल्यू वाला बेनिफिट दे देंगे। ये बस इसका छोटा सा क्राइटेरिया है। इन चंद अल्फाज को याद करना पड़ेगा। बुक में मैंने अंडरलाइन बोल्ड वगैरह कर दी होगा। ठीक, पढ़ पढ़ के बोल्ड और अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दी हुई हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी।
ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही चला दें, थोड़ी सी मेहनत कर दें। लॉजिक वही है, क्या है, लॉजिक कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी बात। अगर वो कह देगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताओ ASNPO का क्या है, तो ये तीनों चारों बातें लिखनी पड़ेंगी। ये 3 बुलेट्स हैं, तीनों बुलेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। एसेट के लिए है प्रोबेबल के बेनिफिट ऑब्टेन हो जाएगा, लायबिलिटीज के लिए प्रोबेबल के बेनिफिट आप गिव कर देंगे। अब आगे मजीद बातें करते हैं कि रेवेन्यू का क्या है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रेवेन्यूज, जब आपकी परफॉर्मेंस अचीव हो जाएगी तो तब आपने रेवेन्यू लिखना है। रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड एंड साथ रीजनेबल एश्योरेंस हो रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टिबिलिटी, और यह भी हो कि यार उम्मीद है कि जी मिल जाएंगे पैसे। ठीक है जी, आप उसको मेजर भी कर सकते हैं और मिल भी जाएंगे पैसे। फिर आती है हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। कौन सी कंट्रीब्यूशन? अनरेस्ट्रिक्टेड मींस कोई रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन टू द NPO डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ये सेल ऑफ गुड्स के जरिए अराइज नहीं होती है, ये तो जस्ट पैसे मिल जाने हैं। NPO को क्या होना है, ये मिस्टर ए ने आना है और कहना है ये लो 1 करोड़ रुपया, मिस्टर बी ने आना है ये लें जी 50,000 रुपया, मिस्टर सी ने आना है लें जी 1.5 मिलियन। ठीक, तो इस तरीके से मिलते चले जाने हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस क्या चलाएं, NPO को चलाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। अच्छा जी, और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, ना तो ये सेल की वजह से ना ही हम कोई सर्विसेज दे रहे हों। कॉन्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस अचीवमेंट इज जनरली नॉट रेलेवेंट टू द रिकॉग्निशन of unrestricted contribution. Such revenues are generally recognized when received or receivable. लिहाजा ये जो बेनिफिट हैं ये जब रिसीव हो जाएं या रसीवेबल हो जाए तो तब रिकॉर्ड होंगे। मीन्स एक एंट्री हो सकती है कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हो सकती है रसीवेबल डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, प्रोवाइडेड वो रिसीवेबल श्योर हो जाए। एक बंदा है, उसने विल कर दी, जनाब मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी NPO की, बताएं जी क्या उसने जिस दिन बंदे ने कह दिया उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे या नहीं करेंगे इनकम के तौर पर, या इंतज़ार करेंगे उसके मरने का, जब वो मरेगा और उसके बाद प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफ़र होगी, और जब ट्रांसफ़र हो जाएगी मिल जाएगी NPO को तब आप रिकॉर्ड कर लें। मरने का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है ना, बाय विल है ना, ठीक है। तो मरने का इंतज़ार करेंगे, जब वो मर जाएगा और प्रॉपर्टी NPO की हो जाएगी तब आप उसको लिख सकते हैं। मीन्स रिसीव हो जाएगी, तो पहले से ही रिसीवेबल बुक नहीं किया जा सकता इस विल के केस के अंदर। ठीक है जी, चलें जी। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, किस किस्म की रेस्ट्रिक्शन है। ये फंड के अंदर लेकर जाना है आपने, इसको आपने लेकर जाना है डेफर्ड लायबिलिटी के, या आपने इसको डायरेक्टली इनकम में ऐड अप कर देना है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर, टू नेचर, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। गेन्स जब रियलाइज हो जाए, जब एसेट बिक जाएगा तो गेन हो जाएगा, जब गेन हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस कब लिखेंगे जी, क्यों जी? अगर वो आपके पीरियड से रिलेट करता होगा तो क्या करेंगे आप, उस पीरियड में लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अकरिंग इन दैट पीरियड। तो अगर पीरियड से बिलोंग करते होंगे तो उस पीरियड में लिख दोगे ना, सिंपली सो सिंपल वाली बात। और अगर वो हो कोई पुराना एसेट और वो अब डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना रहे, तो तब भी आप एक्सपेंस लिख देंगे जो लॉस लिखते हैं, लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन डिस्ट्रॉय ऑफ एन एसेट। एक एसेट पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या करोगे?
क्यों बोलो? पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या करेंगे? लॉस होगा ना, उसे लिख देंगे। मतलब क्या है, उसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एसेट डज नॉट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, या पेपर में लिखना हो तो इस अंदाज में लिखेंगे कि एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है। जब कोई पुराना एसेट रिकॉर्ड है वो अब इकोनॉमिक बेनिफिट देने के काबिल नहीं है, तो ये क्या है, एक लॉस है, और इसको आप क्या कर देंगे, एक्सपेंस के तौर पर लिख देंगे। मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस के ऊपर चलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। तो ये वाला पैरा आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करने के बाद पढ़ लेना है, तब समझ लगेगी, उससे पहले समझ नहीं लगेगी। ना ही मैं इस वक्त समझाने लगा हूँ। ये वाला पैरा 1.4.2 अपने पास लिख लें कि ये वाला पैरा आफ्टर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है आपने। है कुछ भी नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं। रूटीन की जो आपकी काउंटिंग होती है वही है, बस इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप पैरा बाद में पढ़ लीजिएगा। ये वाली बातें मोस्ट प्रोबेबली हो गई हुई हैं। ये वाली बात करते हैं। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल और सर्विसेज, कोई बंदा आता है और आपको मटेरियल दे देता है, कोई बंदा आता है आपको सर्विसेज दे जाता है, तो इसको जनरली किसके ऊपर लिखेंगे? फेयर वैल्यू पे लिखा जाना चाहिए। किस पे लिखा जाना चाहिए? फेयर वैल्यू। अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल और सर्विसेज वुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ओनली व्हेन। ये आपसे क्राइटेरिया पूछ सकता है, एमसीक्यूज के अंदर ऐसी चीज पूछी जा सकती है, थ्योरी के तौर पर ये वाली चीज आ सकती है। वैसे तो सारा कुछ ही आ सकता है थ्योरी के तौर पर, लेकिन उनमें भी इंपॉर्टेंस रखता है। खास तौर पे वो वाली चीजें लाजमी कर लिया करें जिनमें बुलेट्स अवेलेबल हो। क्या अवेलेबल हो? बुलेट्स अवेलेबल हो। जो पैरा पूरे का पूरा लिखा हो उसमें से मार्क्स देना मुश्किल होता है एग्जामिनर के लिए, लेकिन जहां पर बुलेट्स होते हैं उसके लिए वहां पे से मार्क्स देना आसान होता है। उसके लिए एक मार्क्स, दूसरा मार्क्स, कहानी खत्म। लें जी, फेयर वैल्यू पे कब लिखा जा सकता है? द फेयर वैल्यू कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। फेयर वैल्यू मेजर की जा सकती है, एस्टिमेट की जा सकती है। Materials and services are used in the normal course of NPO's operational and would otherwise have been purchased. या तो आपको परचेज करने पड़ने थे या नॉर्मल कॉस्ट में यूज हो रहा है। मसलन इसकी मिसाल, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एनपीओ ऑपरेशन, एक एनपीओ है जो हेल्थ का काम करती है, वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वहां पर मेडिसिन फ्री दी जाती है या मेडिसिन दी जाती है ऑन लो प्राइस। क्या की जाती है जी? या तो मेडिसिन दी जाती है फ्री या लो प्राइस के ऊपर दी जाती है। अब क्या एनपीओ ने ये वाली मेडिसिन खरीदनी है? बोलें जी, खरीदनी है कि नहीं खरीदनी? खरीदनी है। ये उसके नॉर्मल ऑपरेशंस का काम हो गया। और अगर एक कंपनी उठती है और कहती है ये लें जी, ये मेडिसिन ले लें, ये इतनी पैनाडोल मैं आपको दे रहा हूं,
या ये फलानी जो दिल के मरीज़ों के लिए दवाई ये मैं दे रहा हूँ, अगर वो दवाइयाँ दे देगा, वो रूटीन में क्या होती है, ऑपरेशंस के तौर पर क्या होती है, उसके यूज़ होती है। दूसरी मिसाल दूसरी चीज़ की, वुड अदरवाइज हैव बीन परचेज, तो अगर वो ना देता तो हमें क्या करनी पड़नी थी, परचेज भी करनी पड़नी। डन। या फिर नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं भी है, आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, बिल्डिंग क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एक बंदा आता है और आके कहता है ये ले जनाब सीमेंट, उसका रूटीन का ऑपरेशन तो नहीं है लेकिन वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो अब ये हमने खरीदना था ना सीमेंट, बोले जी, और सीमेंट की वैल्यू भी मेजर की जा सकती है जब जिस तारीख को मिले, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये भी पॉसिबल है कि आपकी मेडिसिन आ जाए तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी, बोले इन्वेंट्री डेबिट, और यार एक तो पता नहीं कैश ही विच क्यों बढ़ जाता है यार, मैनू ऐ नहीं समझ लगती। ओ मुफ्त आइए उस्ताद जी, मुफ्त आइए, मेडिसिन मुफ्त आइए, कैश गया ही नहीं, एंट्री क्या हो जाएगी, और फिर वैल्यू के ऊपर लिखना है इन्वेंट्री डेबिट डोनेशन या कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। वो कैश विच आया ही नहीं जनाब, वो हर जगह ते पता नहीं किहड़े बंदे ने कैश चाया, हर जगह ते जिथे कोई शै नहीं आती उत्थे विच कैश एडअप कर दो। हुण ते तुहानूं ये चेंज कर देना चाहिए, जिहड़ी शै नहीं बनती उत्थे सस्पेंस एडअप होना चाहिए, क्यों जी हैं, असी सिख लेता है जिथे कोई शै नहीं सेवन चाहती कैश, चलो जी क्या कहानी, वो कैश दे विच इन्नी छेती नहीं, खास तौर पर पेमेंट करते हुए नहीं इतनी जल्दी लगाते होते। अच्छा अगली बात, अगर यही वाली चीज मटेरियल जो सीमेंट की मिसाल दी है तब क्या एंट्री होगी, या तो CWIP डेबिट और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाएगी, या फिर PP डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाएगी, ठीक। और अगर कोई अच्छी खासी रेस्ट्रिक्टेड फंड है, अगर क्या है रेस्ट्रिक्टेड टाइप का फंड है, तो तब क्या हो जाएगा, फिर वो डेफर्ड लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं और बस मटेरियल आ गया तो बस फिर चुप करके उसे इनकम में ले जाओ, ठीक है जी, अनरेस्ट्रिक्टेड है। लें जनाब, अब एक छोटा सा मसला यहां पर आ जाता है, समटाइम्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशंस आर नॉट रिकॉर्डेड, ये वाली कंट्रीब्यूशन या सर्विसेज रिकॉर्ड नहीं की जाती बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड वैल्यूएशन डिफिकल्टीज। ये भी MCQ आपसे पूछ सकता है कि कब रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं कंट्रीब्यूटेड मटेरियल या सर्विसेज, किस वजह से, रिकॉर्ड कीपिंग और वैल्यूएशन की डिफिकल्टीज। ऊपर वैल्यू मेजर होना चाहिए ना, एस्टीमेट वैल्यूएशन की डिफिकल्टी। इसकी बड़ी अच्छी सी मिसाल दी है, अगर एक इलाके में सैलाब आ जाता है, क्या आ जाता है, एक इलाके में सैलाब आ जाता है और ईदी फाउंडेशन जाती है और जाके वहां पे मदद करना शुरू करती है, और वो कहती है बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है, और बहुत सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, और वो कहते हैं चलें आए जी हम साथ देते हैं। सर्विसेज दी गई, उन्होंने वॉलंटियर्स ने सर्विसेज दे दी। अब इनकी वैल्यूएशन करना आसान है या मुश्किल है? इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक। पता नहीं कितने ही वॉलंटियर्स आए, उन्होंने सर्विसेज दी, वॉलंटियर्स चले गए। जब ऐसा काम होता है तो तब क्या हो जाती है, डिफिकल्टी होती है, रिकॉर्ड कीपिंग की भी डिफिकल्टी है और वैल्यूएशन की भी डिफिकल्टी है, तो तब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। एग्जाम्पल बड़ा अच्छी सी दी हुई है, इट मे बी इम्प्रैक्टिकेबल टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूटेड सर्विसेज where the NPU depends heavily on the use of volunteers to provide services। और रूटीन में भी हो सकता है ऐसा काम कि कोई NPU ऐसी बनी हो जहां पर उन्होंने काम ही ऐसा रखा हो कि जनाब हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे देने को नहीं है, लिहाजा वॉलंटियर्स आया करें और सर्विसेज दिया करें।
और स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ कॉलेजेस में क्या बनी हो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हो, और वो वहाँ पर मेंबर्स जब भी उनको कॉल आती हो कि जनाब हमने पहुँचना है तो वो पहुँच जाए उस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। और जहाँ पर आपका कंट्रीब्यूटेड मटीरियल एंड सर्विसेज मीट द क्राइटेरिया ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग देयर वैल्यू वुड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, लिहाजा उसकी रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है। डन। यहाँ पर आ जाती है पीपीई से रिलेटेड बात, कंट्रीब्यूटेड मटीरियल एंड सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड कैपिटल एसेट। तो तब क्या करना है, पीपीई वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट, और बच्चों बोलो एंट्री क्या हो जाएगी, पीपीई डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम या फिर डेफर्ड लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन रेस्ट्रिक्शन और अनरेस्ट्रिक्शन। ठीक, चांसेस यही हैं कि जी कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी इसमें। अच्छा, ये सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं? मटेरियल की तो मिसाल सर ने दे दी, सीमेंट, कोई सर्विस की मिसाल जी? हाँ, मजदूर वगैरह, एक कंपनी है जो मेंटेन करती है मजदूर, या वो कंस्ट्रक्शन की ही एक क्या है कंपनी है, वो कहती है जनाब आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, थोड़ा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन, 10 बंदे मैं देता हूँ बनाने के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये उसकी सर्विसेज हो जाएंगी जो कि लेबर उसने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम, ये तो पक्की सच्ची एंट्री होनी यही है, इन्वेंट्री डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। ऑन अदर हैंड जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है डिपेंड करता है, लैंड की कुछ और है, दूसरी क्या नाम है बिल्डिंग की कुछ और है, डेप्रीशिएबल नॉन डेप्रीशिएबल के ऊपर डिफरेंस आता है, रेस्ट्रिक्टेड नॉन रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर डिफरेंस आता है। अब आती है, एक बात हुई थी रिसीवेबल की, क्या बात हुई थी, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल की भी बात हुई थी, और फिर मैंने एक मिसाल दी थी विल की, और मैंने क्या कहा था, ये जब रिसीव होगी तब होगी। तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं उस तरह की चीज में, एक आता है प्लेज और एक आता है बीक्वेस्ट। ठीक है जी, प्लेज क्या चीज है, प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट टू एनपीओ, वादा है, क्या है जी, वादा किया। एक बंदा आया, उसने कहा कि जनाब 10 बंदे मेरे, मैं दे दूंगा, यह वादा कर लिया, उसने प्रोवाइड तो नहीं किया ना, पता नहीं वादा पूरा करता है कि नहीं करता। कल को कहे अच्छा मैंने कहा था, कब कहा था, हैं, कह सकता है कि नहीं, कब कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। ऐसा हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि जी आज जब उसने वादा किया हो और कहा हो, उस वक्त उसकी लेबर वेली बैठी हो और उसने लेबर को पैसे देने ही देने हो, और जब वादा पूरा निभाने का वक्त आया उस वक्त वो उसकी सारी लेबर क्या हो, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया और वो लगी हो, तो मैंने कब कहा था, हैं? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो फिर क्या करना है, अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर हो तब लिखनी है। और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी व्हेन रिसीव्ड का लफ्ज क्यों नहीं मिल रहा, चलें बाद में देख लेते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं। Similarly to any other contribution receivable, an uncollectible pledge would only be recognized. Uncollected pledge would only be recognized if criteria meet करता हो, यानी कि वो reasonably estimate हो सकता हो और ultimately collection उसकी reasonably assure हो। नंबर 2, अब पहले सिर्फ 2 क्राइटेरिया थे, पहले क्या थे, सिर्फ 2 क्राइटेरिया थे, यहाँ पर
प्लेज के केस में दो क्राइटेरिया तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन रीजनेबल एस्टिमेशन और कलेक्टेबिलिटी रीजनेबल हो, मिल रहा है। अगली इंफॉर्मेशन there is reasonable assurance that the NPO will comply with the condition if any attached to the contribution। अगर कोई कंडीशन उसने रखी है बंदे ने, जिसने वादा किया है, तो एनपीओ भी क्या करेगी, उस कंडीशन को मीट करेगी। एनपीओ विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अगर कोई है। और तीसरा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटीजेंट इवेंट आउटसाइड एनपीओज कंट्रोल। ये कंट्रीब्यूशन एनपीओ के कंट्रोल से बाहर ना हो, कोई ऐसा डिपेंडेंसी ना हो जो एनपीओ के कंट्रोल से ही बाहर हो। अब ये जस्ट रट्टा ही है, नथिंग एल्स। ये 3 क्राइटेरिया रट्टा लगाना है आपने। बीक्वेस्ट क्या होता है जी? ये वही होती है बाय विल। बाय विल को क्या बोलेंगे? बीक्वेस्ट। और प्लेज क्या है? प्रॉमिस है कि हमने क्या किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन करेंगे। बड़ा आसान सा तरीकाकार है यार याद रखने का। प्लेज का पी है और प्रॉमिस का भी पी है। वाह जी वाह, क्या क्या रट्टा लगाने का तरकीब है। प्लेज की क्या है? प्रॉमिस। अब इसका मतलब है बीक्वेस्ट क्या है? विल है, या इसको बाय विल लिख लें, बी से बी है। वह रट्टा ही लगाना है ना आपने, कोई ना कोई बस ज़हन में बात आ जाए तो पेपर में आ जाए तो कम से कम इतनी सी बात याद में आ जाए ना कि जी कौन सी चीज़ का पूछा गया है, तो बंदा आगे कुछ ना कुछ लिख ही लेता है। हाँ, ये रिकॉग्नाइज होगी जब रिसीव होती है। ठीक है जी, बाकी की कहानी पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ ना समझ लगे तो पूछ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? शुरू हो गए हम बोर होना, थ्योरी सी पढ़ा काम आगे बढ़े, बताएं जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है थ्योरी में, फजूल से थ्योरी का? चलें असल कहानी की तरफ आते हैं फिर। यार बेटा काइंडली इसको ज़रा ना फोकस कर दोगे, या मैं कोई और तरीका कार लगाऊं? कोई और तरीका कार लगाया जा सकता है अगर एंट्रीज ख़राब ना हो तो। या यहाँ से डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ये फिर भी थोड़ा सा इनलार्ज है, यहाँ पर से इसको मज़ीद इनलार्ज किया जा सकता है। ले बच्चों, अब पूरे स्टैंडर्ड जो अप्लाई होना है ना, आपका स्टैंडर्ड जो अप्लाई होना है वो अब की चंद मिनट की बातों के अंदर है। थोड़ा गौर से क्या कह रहा हूं मैं, पूरा स्टैंडर्ड की मेजर बातें अगले चंद मिनट के अंदर की डिस्कशन के अंदर है। ठीक, और फिर उसको बिल्कुल समराइज कर लेंगे हम इंशाल्लाह। पहले ज़रा सी डिटेल में बातें करेंगे, फिर उसको बिल्कुल समराइज करके बिल्कुल समरी के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होती है? एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन
क्या एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के ऊपर यह कहा जाता है कि ये मेंटेन करनी है परमानेंटली? ठीक, और ये कौन करेगा? बाहर का बंदा या इंटरनली काम? ये बाहर का बंदा करेगा जो कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। इसका मतलब है ये एंडोमेंट एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हुई। क्या हुई जी? एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हुई। डन। और इसके पैसे अब कहां पर जाने हैं? दो तीन हमारी कैटेगरीज हैं जहां पर पैसे का आना लेकर जाया जा सकता है। नंबर 1, ये एक तो फंड में लेकर जाया जा सकता है। फंड कहां पर फॉल करता है? फंड एंड लायबिलिटीज। फंड कैपिटल के इक्वल। ठीक, एक बनती है फंड के लिए स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, क्योंकि नेट एसेट्स का लफ्ज यूज किया जाता है, यहां पर इक्विटी का लफ्ज यूज नहीं किया जाता। एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू नेट एसेट। क्या होता है जी? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट। और हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट एसेट बराबर होते हैं हमारी इक्विटी के। क्या होते हैं? और जब हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो नेट एसेट बराबर होते हैं हमारे फंड्स। ठीक, फंड्स के अंदर दो तीन किस्म के फंड्स आ रहे होते हैं। एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या होता है जी? अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड। तीसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड के अंदर एंडोमेंट। डन। जो होता है हमारा एक्स रेस्ट्रिक्टेड फंड, इसके अंदर एक हो सकता है इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड और एक हो सकता है एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। अब कंट्रीब्यूशन भी अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, लेकिन इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कंट्रीब्यूशन इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती। कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है? एक्सटर्नली हो सकती है। कंट्रीब्यूशन कौन सी हो सकती है? एंडोमेंट की हो सकती है। डन हो गया। फंड्स ये हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एंडोमेंट की, नंबर 2 एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, और जो इन दोनों में फाल नहीं करती वो क्या कहलाएंगी? बिल्कुल वैसी जैसे प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट पब्लिक। इसी तरह से अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? विच इज नॉट एंडोमेंट और एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो मेजरली हमें क्या देखना पड़ेगा? इन दो को देखना पड़ेगा। डन हो गया। अच्छा, बात वापस आ जाए तो क्या हो रही थी? कंट्रीब्यूशन जो आ रही है वो एक तो फंड में फॉल कर सकती है, ये कंट्रीब्यूशन जो आ रही है एक इधर फॉल कर सकती है, एक इधर फॉल कर सकती है, और या फिर जो अनरेस्ट्रिक्टेड है इसने तो जाना ही जाना कहां पर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन ने जाना है फंड के अंदर डायरेक्टली। किधर जाना है? फंड में डायरेक्टली लैंड करेगी। और ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है डिपेंडिंग ऑन नेचर। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। नेचर के ऊपर डिपेंड करती है किधर जाना है। ठीक, ये हो गई थोड़ी सी समरी इसकी। तो एंडोमेंट फंड ने कहां पर जाना है? जो भी इसका पैसा आएगा वो जाएगा फंड के अंदर, डायरेक्टली लैंड करेगा। किसमें लैंड करेगा? डायरेक्टली लैंड करेगा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट के अंदर से होता हुआ
स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, मींस आएंगे पैसे तो हम यहां पर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन, और इस जगह पर आकर लिख देंगे 100 मिलियन एंडोमेंट का आया। इसके अलावा एंडोमेंट में और क्या चीज आ सकती है, जो हमने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है उससे भी इनकम आएगी, जनरेट होगी, क्या उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि जनाब जो भी इनकम होगी ना उसका 10% भी एंडोमेंट फंड का हिस्सा बनता चला जाएगा? बोलें जी, बन सकती है कि नहीं बन सकती? जो इंटरेस्ट इनकम आनी है, हम सादी मिसाल लेते हैं कि पैसा आया बैंक में रखा गया, एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री एंडोमेंट फंड के साथ चलते हैं जी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट और एंडोमेंट फंड क्रेडिट। क्या क्रेडिट? फंड, जो कि कहां पर लैंड करेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में डायरेक्टली लैंड करेगा। जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, शेयर कैपिटल का बैलेंस कहां पे लैंड करता है? डायरेक्टली कहां पे लैंड करता है? वो इनकम में से होके जाता है या डायरेक्टली चेंज इन इक्विटी में लैंड करता है? लैंड करने से मुराद है लिखा जाना, और उस लैंड के साथ ना कर दीजिएगा मिक्स, ठीक है जी। तो कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट या बैंक डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट। फिर जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है उसका भी कुछ पोर्शन इधर डायरेक्टली लेके जाया जा सकता है। मसलन ये 100 मिलियन आया, इसके ऊपर 10% क्या है? इंटरेस्ट है। वो 10% इंटरेस्ट टोटल कितना बनता है जी? 10। और कहा जाए कि 20% जो है वो क्या होना है? एंडोमेंट फंड का हिस्सा बनना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी उस 10 की? बैंक में कितना आएगा पैसा? 10, और एंडोमेंट फंड का हिस्सा बन जाएगा 2, और कंट्रीब्यूशन इनकम या इनकम 8 की आ जाएगी। ठीक, ये हिस्सा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये है आपकी एंडोमेंट फंड से रिलेटेड टोटल कहानी। अब इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि आपको पेपर का नहीं पता वो कैसा आता है। अगर पेपर आ गया एक्सप्लेन करो, क्या है? एक्सप्लेन करो या डिस्कस करो, तो बाकी स्टैंडर्ड्स की तो कहानियां काफ़ी हद तक मैंने आपको सिखा दी कि जनाब स्टैंडर्ड से देख के फलानी पैरे में से ढूंढ के आप इंग्लिश लिख सकते हैं जो प्रोविजन हो। यहां पर क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बहुत प्रोविजंस को क्या करना पड़ेगा? ज़हन में रखना पड़ेगा। एंट्री के जरिए रख लो, एंट्री की इंग्लिश इधर से समझनी। वहां पर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाए थे ना आप लोगों को, कि डिस्कशन कोई दरमियान में एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पे पढ़ाया तो चलो पढ़ लेना, खुद भी तो पढ़ लिया करो ना यार, बुक के अंदर लिखे हुए हैं। उनमें यही लिखा होता है कि जनाब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कशन करने की बजाय जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, जिसका कोई एक सिंगल भी मार्क्स नहीं होता डिस्कशन के ऊपर जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट। डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट मींस, बात समझ लग गई है जी? डायरेक्ट इंक्रीज एंड नेट एसेट इन द करंट पीरियड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेकर जाना। This is because endowment contribution will never be available to meet expenses associated with the organization services delivery activity. इनकम में कौन सी चीज आनी है? जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, उसके एक्सपेंडिचर को करने में मदद दे रही है। और ये वाला कहा गया है
कि ये आप यूज़ कर सकते हैं एनपीओ के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ये वाला। ठीक है जी, मैंने लिख लिया हुआ डोंट राइट इट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्री लिख दी हुई है कैश, डेबिट, एंडोमेंट, फंड, क्रेडिट। और उधर मैंने आपको अगली बात भी बता दी है इससे रिलेटेड क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं जी इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड, यस, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। इतने तो है ही कोई नहीं यार, तो फिर क्या चीज आ जाएगी। क्या कहता है जी, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड बैलेंसेस आर रिफ्लेक्टेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड नेट एसेट। आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इंटरनली रेस्ट्रिक्शन हो तो आप इसे एप्रोप्रिएशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पैसा निकालेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड से 50 मिलियन और ले जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एरो लिखवाया था और क्या लिखा था, एप्रोप्रिएशन है। याद मुझे ज़्यादा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ऐसे ही है ना। अब उसकी इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उन बातों की इंग्लिश भी पढ़ रहे हो कि इंग्लिश लिखी क्या हुई है और है क्या। ये नीचे चीज़ें मेरी कहानियाँ हैं जो मैंने की हुई हैं। ओरिजिनल जो चीज़ है वो ये है, जो बुक में लिखा गया है, ICAP की बुक में वो ये लिखा गया हुआ। किधर गया, नहीं ये वाला नहीं था, वो इधर था। ये तो मैंने एग्जांपल्स वगैरह ऐड की हुई हैं। ओरिजिनल ये है जी, ओरिजिनल कुछ ऐसा है। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर नहीं एंडोमेंट और इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड की कहानी कहीं और होगी, नीचे होगी। ठीक है जी, आए जनाब। तो ये मेरी थोड़ी सी कहानियाँ मस्तियाँ हैं दरमियान में। अब इसकी एंट्री फिर क्या बन रही होगी, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड या जनरल फंड डेबिट और इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट। ठीक है जी। और नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकती है, अगर आपको इसका एक्सपेंसेस करना पड़ जाए, इस रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है, इस रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस करना पड़ जाए, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर एंट्री आएगी, लैंड करेगी। कहा जाएगा इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, पेमेंट की गई हैं, वो ये आ गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं इससे रिलेटेड। और आपने भी कर लेनी है एग्जाम्पल नंबर 4। किधर गई है, अच्छा यहाँ पर तो हाईलाइट नहीं हो सकता। और ये क्या चीज़ खुल रही है, ये तो पता नहीं कौन कौन सी जगह पे जा रहा है। बड़ी दूर जाना पड़ेगा। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 4 करें, बनाएं जी एंट्रीज।
फोकस कर दें, ये कह रहे हैं। मैं आपको किधर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कहीं पे पढ़ा रहा था, यहाँ पे था ना, ये लें जी, करें। दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं अब आपको। किधर गया? हाँ बस ये वाली एंट्री है। बना दो यार जल्दी जल्दी, एंट्रीज बना दो, क्या क्या होंगी। 2 एंट्रीज हैं। अमाउंट 1500 की और 1500 थोड़ी मेहरबानी, 50,000 का सिर्फ खर्चा हो रहा है। ठीक है, सारे का सारा नहीं खत्म एकदम से हो जाता। पहली एंट्री हो जाएगी इसकी 1500 से जनरल फंड या अनरेस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्कूल फी क्रेडिट। पहली एंट्री ये हो जाएगी। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 50। ठीक, एक एग्जांपल दी है उसने, इसे टेस्ट करना है आपको। क्या करना है? टेस्ट करना है। और ये 2 जगह पे टेस्ट हो चुका हुआ है। एक एग्जाम्पल 4 है, एक पास पेपर है हमारा मेहताब वेलफेयर, उधर भी इससे मिलता जुलता काम है। और ठीक है क्या नहीं? ठीक है, नहीं ठीक? नोट भी कर लो ना, तुम लोगों की मेहरबानी होगी, नोट कर दो। सर घर जाके करते रहेंगे हैं। उसने तो पूरी का पूरा ही किया हुआ है। This is not restricted contribution because there is no external deposit rather than। अच्छा वो उसने वो नहीं किया, उसने टोटल का टोटल की बात की है कि जब वो पेमेंट होगी तब क्या क्या एंट्रीज होती रहेंगी। इस वजह से उसने 50 को नहीं यूज़ किया, 50 यूज़ कर लेता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। रिक्वायरमेंट है हाउ टू अकाउंट फॉर द अबव व्हेन द अमाउंट इज सेट असाइड एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन द अमाउंट इज एक्चुअली पेड। तो एक्चुअली पेड पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन वुड अप्लाई टू द क्लब फॉर ग्रांट ऑफ 50,000। 50,000 के ऊपर कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। मैं इसे 50,000 के ऊपर लाने लगा हूँ। लें जी, जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वो फंड डेबिट होता जाएगा, कैश क्रेडिट होता जाएगा। वो जनरली बात की हुई है, ओवरऑल बात की हुई है एग्जांपल 4 के अंदर, हम उसे स्पेसिफिक करते हैं। ले जी, नेक्स्ट कहानी ये वाली खत्म हो गई, अगली कहानी पे आ जाएं। आपकी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है और ये होनी है डिपेंडिंग ऑन द नेचर। पहली सिचुएशन, हमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड पैसे मिलते हैं। क्या एंट्री होनी चाहिए? बंदे ने कहा कि जनाब आपकी जो इस साल के सैलरी के एक्सपेंसेस हैं ना, वो उनके लिए ये मैं पैसा दे रहा हूं।
तो आपकी करंट ईयर की अगर है उससे रिलेटेड चीज आ रही है तो ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हुई ना। थोड़ी देर पहले एक्सपेंसेस या इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए क्या पड़ा था, वो करंट ईयर के से रिलेटेड हो। तो फिर ये करंट ईयर से रिलेटेड है तो चुप करके क्या करोगे, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। और अगर यही चीज कही जाए कि जनाब अगले 3 साल की सैलरी की पेमेंट के लिए है, तो फिर कहां पे लेके जाओगे, डेफर्ड लायबिलिटी में लेके जाओगे और ओवर द पीरियड 3 साल के अंदर उठाकर इसे क्या करोगे, इनकम में लेके जाओगे, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन हो गया, मुश्किल तो नहीं है ना। चलें जी, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड विद करंट ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट आपकी एंट्री हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन इनकम बोलना है, इनकम बोलना है, जो मर्जी बोल ले। अच्छा जी, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है तो फिर कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी एक क्रिएट होगी और हर साल में इक्वली क्या कर देंगे, आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट और दूसरे साइड पे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। ये टोटली कौन सा हो गया, जैसे आपका ग्रांट रिलेटेड टू इनकम डील होती है, क्या होती है जी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ओवर द पीरियड या एक्सपेंसेस मीट करने के लिए होती है, जस्ट लाइक IAS 20 है ये। अब ये उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरा आ गया, रूटीन की चीज, ये क्या चीज है, रूटीन की चीज, ये स्पेशल चीज। स्पेशलिटी क्या है, when the only restriction on a contribution is that it cannot be used until a particular future period, मीन्स कहा जा सकता है कि जनाब 2022 में मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं और ये वाले खर्चे आपने 2025 के अंदर होने हैं, 2025 से रिलेटेड है, ठीक। तो फिर क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू in that future period whether or not it has been spent, भले आप उसको खर्चा करें या ना करें। अगर रेस्ट्रिक्शन 2025 से रिलेटेड है, बस 2025 में जाते साथ ये क्या हो जाएगी, इनकम बुक हो जाएगी, चाहे उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो या ना हो, ठीक है जी। तो कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी और डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट एट द फ्यूचर डेट गिवन, जो सी गिवन होगी तब। चलें एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। दो 2021 में आपको 10 मिलियन मिला फॉर एक्सपेंसेस ऑफ 2024, डन। 2024 में सिर्फ 3 मिलियन स्पेंड हुआ है, कितना, उससे रिलेटेड कितना स्पेंड हुआ है, सिर्फ 3 मिलियन। अब हमारी एंट्रीज क्या है, क्या चीज़ रिलेट कर रही है कि ये फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है, चाहे स्पेंड हो या ना हो, हमें 2024 में जाके क्या कर देना है, इसकी इनकम बना दें। अब पेपर में आपको ये वाली एडजस्टमेंट कैसे दी जा सकती है, आप कैसे दी जा सकती है, आप स्टैंड कर रहे हो किसमें, 2024, क्या कर रहे हो, 2024 में स्टैंड कर रहे हो, आपके पास एक ओपनिंग डेफर्ड लायबिलिटी आ रही हो और आपको कहा जाए ये वाली डेफर्ड लायबिलिटी ऐसी है जो कि 2021 में पैसे मिले थे और फॉर द ईयर 2024 से रिलेट करते थे और 2024 में इससे रिलेटेड हमने बस 2 मिलियन का खर्चा किया या 3 मिलियन का खर्चा किया, पास में लगी है। ये सिचुएशन आपको पेपर में पूरे बड़े क्वेश्चन में दी जा सकती है ऐसे। तो आपकी ओपनिंग में जो स्टैंड कर रही होगी वो 10 मिलियन स्टैंड कर रही होगी और करंट ईयर में 2024 में क्या करेंगे,
3 मिलियन का खर्चा हो रहा होगा, एक्सपेंस डेबिट और कैश, और सारी की सारी उठाएंगे और इनकम क्या कर देंगे, 10 मिलियन की को क्या कर देंगे, इनकम बना देंगे। डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, कितने के साथ, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहे थे, 2024 के एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे थे, भले खर्चा हुआ है उसमें से या नहीं हुआ। ये थी एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर पीरियड एक्सपेंसेस। डन हो गया। तो ये एक टेक्निकलिटी है, क्या जी, ये छोटी सी क्या है, टेक्निकलिटी है। इस क्या बेटा 7 से क्या पास करूं, 3 तो कैश, 7 कैसे रह गई, 10 इनकम 3 एक्सपेंस था तो ना, कि 10 का 10 एक्सपेंस होता था, तो था ना 10 का 10 एक्सपेंस होता, लेकिन 10 का 10 एक्सपेंस नहीं हुआ, लेकिन हमने इनकम पूरी की पूरी इसी साल में बना दी है। पैसे खर्च होते रहेंगे, 2025 में खर्च हो, 2026 में खर्च हो, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस सिर्फ 3 मिलियन हुए इस साल में, लेकिन इनकम पूरी की पूरी बना देनी है। क्योंकि कौन से साल से बिलोंग करती थी ये रेस्ट्रिक्शन, 2024 से बिलोंग करती थी। हमारा साल कौन सा है जी, हाँ, तो इनकम यही तो ऊपर उत्ते पढ़ाया कि पुत्र मैं, दोबारा जाके पढ़ो। एक सिलसिला है ओवर द स्पैन, 3 सालों के लिए अगर मिलता, यही 10 मिलियन 3 सालों के लिए मिलता, या 10 नहीं कहते 12 कहते हैं, 3 सालों के लिए मिलता, क्या करते, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट कितने कितने के साथ करते, यहां पर आओ, ऐसे कैश मिला है, डेफर्ड लायबिलिटी किया 10 मिलियन, बल्कि मैं मिसाल लेता हूं 12 मिलियन की, ज्यादा आसानी हो जाएगी कंपैरिजन में, 2 मिसालें लाने के लिए। कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, पहली एंट्री ये मिला है फॉर 3 इयर्स एक्सपेंसेस स्टार्टिंग 2022, ठीक है जी, और ग्रांट मिली है, ये पैसे मिले हैं मुझे इन 2021। मेरी एंट्रीज क्या होंगी, मेरा एक्सपेंस जो मर्जी हो, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट मेरा जो मर्जी हो, मैं क्या एंट्रीज बनाऊंगा, ये 2 मिलियन का हुआ, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा यहाँ पे, इससे रिलेटेड मैं एंट्री बनाऊंगा डेफर्ड लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट, कितने की, 4 की, 3 साल में लेके जाना है। अगले साल मेरा खर्चा होता है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5 का, मैं इनकम क्या बनाऊंगा, डेफर्ड लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट 4 से। उससे अगले साल मेरा खर्चा होता है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट से 4.5 मिलियन, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, डेफर्ड लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट, कितने से, कैसे एंट्रीज होंगी, बोलें जी, कैसे एंट्रीज होंगी, ऐसे एंट्रीज नहीं होंगी, कैसे होंगी, 2 का खर्चा हुआ है तो 2 ले जाओ, 3 साल के अंदर किया ना, या तो कहोगे इक्वली ट्रांसफर करना है। दोबारा से पैरा पढ़ लेते हैं क्या कहा है उसने, defer and recognize as revenue in the same period as the related expenses are recognized. Cash debit deferred, ये तो मैंने बनाई, when expenses incurred, expense debit cash credit हो जाएगी, deferred contribution debit और contribution income credit हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करना चाहिए आपको,
यहां पर 2-2 के साथ जेनुअनली शायद जाना चाहिए। रिलेटेड एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं, कितना रह गया है? ये 4.5 है। कितनी रह गई है बेटा? 5 रह गई है। अब 5 की 5 उठा के खत्म कर दोगे, क्योंकि ये 3 सालों के लिए थी। क्या थी? 3 सालों के लिए थी। डन हो गया? बात सही हो गई? रिलेटेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी, एज द रिलेटेड एक्सपेंस। 3 साल खत्म हो गए, तीसरे साल के अंदर जो भी बनता है वो इस साल के अंदर क्या हो जाएगा? जम हो जाएगा। अब आ जाओ इन 2021, अब बिल्कुल वही चीज, कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, क्रेडिट। अब आपका है ही तीसरा साल, और इसी साल में इसने क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। इसी साल के लिए बस कहा गया है, और एक्सपेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ किया है कितना? 3 का। लेकिन मैं इनकम क्या कर दूंगा, चूंकि है ही सिर्फ इस साल से रिलेटेड, मैं क्या कर दूंगा, चाहे स्पेंट हो या ना हो, इसे क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट 12। डन होगी? 2 मिसालें ठीक है, समझ लग गई हैं? चलें जी, एक ये हो गई, किससे रिलेटेड मिसाल दी है मैंने आपको? ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड। ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर ब्रेक, और बाकी की कहानियाँ बाद में।